हे एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे हैं. सो वेलकम बैक. आई एम श्वेता, योर इंग्लिश टीचर, एंड आई होप यू ऑल आर अमेजिंग, फाइन, एब्सोल्युटली मजामा, राइट? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट से ये चैप्टर है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट as well as interesting chapter, the diary of Anne Frank. You must have read in your SST about Jews and Nazis and all. तो उसी में से एक ये जो कैरेक्टर है हमारे सामने, एनी, उसी टाइम से रिलेटेबल जो है ये स्टोरी है, एंड दिस इज एक्चुअली अ रियल अकाउंट. ओके, सो एनी, she wanted to write, she had lot many people in her life, सभी के पास होते हैं, but she was in search of some particular person whom she she can trust 101%. but जब वो उसके पास companions हैं, friends हैं, family हैं, relatives हैं, but she was not able to trust them completely. तो क्या था एनी के माइंड में कि आई नीड समबडी जो मेरे सीक्रेट्स को अपने ही पास रखे, जो उनको कभी भी रिवील नहीं करे. सो ऐसा कोई पर्सन एनी वाज सर्चिंग फॉर. तो लास्ट में शी गॉट अ डायरी एंड इट वाज हर बर्थडे प्रेजेंट. हर फादर गिफ्टेड हर दैट डायरी. और जब वो डायरी मिलती है, एनी के माइंड में ये थॉट आता है कि ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. So today onwards she is my best friend, and वो उसको नाम देती है जिसका नाम है किटी. ओके, किटी, बड़ा प्यारा सा नाम देती है वो अपनी डायरी को, और वो कहती है कि अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है. और यहाँ से जो उनका डायरी लिखने का सिलसिला है वो शुरू होता है. अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है एनी फ्रैंक ने. ओके, तो जो हॉलोकॉस्ट है उस टाइम का ये एक हमारे पास एक छोटा सा उस टाइम का आप कह सकते हैं एपिसोड है, तो जिसमें वो अपने घर से दूर रहती हैं, छिप कर भी रहती हैं, है ना. तो वो टाइम दैट वाज रियली अ डिफ़िकल्ट टाइम. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एसएसटी में सबने पढ़ा होगा, नो डाउट, सबको पता होगा, नाजीज एंड ऑल, ये सबको पता होगा. ठीक है, तो उसी से रिलेटेबल जो है एनी की लाइफ कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेट करती है. तो है क्या एक्चुअल में उनकी डायरी में क्या है, और क्यों उनकी डायरी इतनी फेमस है? क्या डायरी फेमस है या एनी फ्रैंक फेमस है? एक्चुअली उनका जो चैप्टर है, या जो लोग उनको जानते हैं, वो उनका जो लाइफ डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आया है वो आया है पोस्टह्यूमसली. मतलब उनकी डेथ के बाद उनकी लाइफ के बारे में लोगों को पता चला है. देखो, एक पर्सन जो अपनी लाइफ जैसे तैसे जी रहा है, मतलब इधर से छिपना, उधर से छुपना, लोगों से बचना, ठीक है, और उनके दुनिया से जाने के बाद शी बिकेम फेमस, लाइक इंटरनेशनली रिनॉन्ड. तो ऐसी एक पर्सनैलिटी है एनी फ्रैंक. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, ऑथर इंट्रोडक्शन. ऑथर कौन है? एनी फ्रैंक है. एनी फ्रैंक ने खुद ही अपनी डायरी लिखी है, ऑब्वियसली, है ना. सो एनी फ्रैंक, born in 1929 and died in 1945, was a Jewish girl who gained international fame posthumously. posthumously मैंने आपको बताया, posthumously means after death. ठीक है, after death. Okay, for her diary which documented her 2 years in hiding from the Nazis during World War II. World War II में नाजीज जो थे वो क्या कर रहे थे, जैसे जो ज्यूइश लोग थे उनको मारना, या उनको मतलब उनकी लाइफ में डिफरेंट डिफ़िकल्टीज लेकर आना, मतलब कैसे भी उनको परेशान कर रहे थे. तो ऐसे में क्या था कि जो हमारी जो एनी फ्रैंक थी, तो एनी फ्रैंक भी क्या कर रही थी कि जैसे क्या है उनकी लाइफ में कि वो छिप रही थी इधर से उधर जैसे तैसे. तो उस टाइम का जो डिफ़िकल्ट टाइम था, उस टाइम पे वो अपनी डायरी लिखती हैं, और उनकी डायरी से ही उनको एक इंटरनेशनल फेम मिलता है, जो मिलता कब है, उनके इस दुनिया से जाने के बाद.
Born in Germany, her family fled to Amsterdam, where they later hid in a secret annex. ठीक है, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, बाद में एम्स्टरडेम चले गए, जहां पर वो क्या है, एक सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रहे. हर डायरी इज अ सेमिनल हॉलोकॉस्ट डॉक्यूमेंट. तो उस टाइम का ही एक डॉक्यूमेंट उनकी डायरी भी है. ओके, गॉट इट. चलिए आगे चलें. ओके, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है, इज अ पॉइग्नेंट एंड डीपली मूविंग एक्सर्प्ट फ्रॉम द रियल लाइफ डायरी केप्ट बाय एनी फ्रैंक, अ यंग ज्यूइश गर्ल who spent 2 years hiding from the Nazis in a cramped secret annex in Amsterdam during World War II. तो जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, एक पोइग्नेंट क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ क्या होता है पोइग्नेंट. पोइग्नेंट मीन्स टचिंग, है ना, बहुत टचिंग अकाउंट है किसका, रियल लाइफ डायरी का, जिसको किसने लिखा है, एनी फ्रैंक ने लिखा है. जो कौन थी, एक यंग जूइश गर्ल थी जिन्होंने अपनी लाइफ के 2 साल एम्स्टरडेम में छिपकर बिताए हैं. क्यों, किससे छिप रही थी वो, नाजीज से. ठीक है, ओके. दिस आइकॉनिक टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ रॉ अनफिल्टर्ड विंडो इनटू द थॉट्स, fears and hopes of a teenager facing extraordinary circumstances. मतलब ये जो टेक्स्ट है ये हमें क्या बताता है, रॉ अनफिल्टर्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई मसाला मिक्स नहीं है, ये बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एक्चुअल अकाउंट है किसका, एक टीनेजर का, जिसने अपनी लाइफ में जो सब कुछ जो है फेस किया है. तो उनके जो थॉट्स हैं, फियर्स हैं, या जो उनकी होप्स रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इन्होंने इसमें क्या है लिखी थी. The section typically begins with Annie describing her reasons for starting the diary. तो कहाँ से शुरू होता है कि शुरू में जो एनी है उन्होंने हमें रीजन दिए हैं कि उनका रीजन क्या है डायरी को लिखने का. Her longing for a true friend in whom she could confide and how she decided to address the diary as Kitty. तो उन्होंने सारा बताया है कि मतलब उनको एक ट्रू फ्रेंड उनको चाहिए था, और उस फ्रेंड की ही तलाश में जब उनको डायरी मिलती है तो वो उसी को फ्रेंड मान के उसका नाम दे देती हैं किटी. तो ये सब उन्होंने पहले डायरी जब उन्होंने शुरू की तो ये सब उसमें लिख के उन्होंने हमें बताया है कि डायरी को लिखने का उनका रीजन, उनका पर्पस क्या था. फाइन. Ultimately, this excerpt introduces readers to the authentic voice of a girl whose small private act of writing became a powerful and enduring symbol of the human spirit's resilience and tragic testimony to the horrors of the Holocaust. तो क्या है कि ये जो एक्सर्प्ट हमें मिला है ये रीडर्स को बताता है कि एक लड़की जिसने ये सब लिखा तो ये कैसे एक पावरफुल और एक एंड्योरिंग सिंबल बन जाता है ह्यूमन स्पिरिट के लिए. ठीक है, कैसे ये एक मार्क ऑफ रेजिलियंस बन जाता है. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन. चलते हैं आगे, एक शॉर्ट समरी और उसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर को लाइन बाय लाइन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. ओके, चलिए. From the Diary of Annie Frank provides an overview of Annie's decision to begin a diary in June 1942. ठीक है, तो डायरी उन्होंने लिखनी कब शुरू की थी बेटा, जून 1942 में, ये याद रखना है. इनिशियली द 13 years old girl is hesitant, believing a teenager's private thought might not interest others. मतलब शुरू में थोड़ा सा उनको हेजिटेशन भी हुआ था डायरी लिखते हुए कि 13 साल की बच्ची के मतलब थॉट्स में किसको ही इंटरेस्ट होगा. Yet she ultimately feels a profound urge to write, seeking a confidante in whom she can fully entrust her feelings. तो फिर लेकिन बाद में उनको ये हुआ कि हाँ डायरी है जिस पे वो फुली ट्रस्ट कर सकती हैं, प्रॉपर
विश्वास के साथ वो लिख सकती हैं। तो ठीक है, तो इस इच्छा के साथ उन्होंने जो है डायरी लिखनी शुरू की थी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, although surrounded by a loving family, friends and acquaintances, Annie perceives a distinct lack of deep meaningful connections. हालांकि एक बहुत अच्छी प्यारी सी फैमिली भी थी, फ्रेंड्स भी थे, जान पहचान वाले भी बहुत थे, लेकिन एनी को कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शन लगता था कि ठीक है सब है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके सामने आप अपना दिल खोल के रख सको और माइंड में ये भी कभी ना आए कि ये किसी और को बता देगा या ये मुझे डिच कर देगा या ऐसा कुछ। तो ऐसा एक कनेक्शन, ऐसा एक बॉन्ड शी वांटेड इन हर लाइफ। She reflects on the nature of friendship, noting that while she has companions for socializing and basic conversations, she lacks a true best friend for intimate disclosures. ठीक है, तो मतलब वो कहती थी कि ठीक है फ्रेंड्स हैं, सब हैं, तो एक सोशल एक सर्कल है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो जिससे वो हर तरह की बातें कर सके, ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड उनको चाहिए था। This longing is what motivates her to create a diary she names Kitty. तो ये जो इच्छा थी यही उनको मोटिवेट करती है कि वो डायरी लिखें जिसको वो क्या कहती हैं, किटी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें अब तक पता चली इंपॉर्टेंट, क्या कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था जून 1942 में, ठीक है, और डायरी का नाम क्या था, किटी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि डायरी लिखने का उनका पर्पस क्या था, शी वॉज इन सर्च ऑफ अ ट्रू बेस्ट फ्रेंड। ओके, बेस्ट फ्रेंड चाहिए था उनको जिसके सामने वो हर तरह की हर बात बिना सोचे समझे कर सकें। Annie then provides a brief portrait of her family to give Kitty context. Her affectionate father, whom she adores, her older sister Margot, and her mother. ठीक है, तो शुरू में वो अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने जो है किटी को बताया, या किटी के उसमें उन्होंने लिखा अपनी फैमिली के बारे में, अपने फादर के बारे में, उनकी सिस्टर जिसका नाम था मार्गॉट, और उनकी मदर। Annie shares personal details about her schooling at the Montessori Lyceum, her relationship with her teachers, and her interactions with classmates, whom she describes with observational humor. ओके, तो वो अपनी क्लास का, अपने क्लासमेट्स का, अपने टीचर्स का, सबके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया है। The summary highlights Annie's transformation of the private act of journaling into a significant personal connection. It captures her unique blend of teenage perspective and deeper introspections, illustrating how she found a vital emotional outlet in her writing even before going into hiding. ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें क्या समझ में आया अब तक कि एनी थी, although she had friends, she had family, she had companions, she had acquaintances, still she had lack of something in her life. And what is that? A true friend. So in search of true friend, she got a diary and she named her at Kitty, and then she started writing a diary, and in the starting she just have given a short introduction of her father, mother, sister and all her classmates, teachers and all. Okay, तो आगे हम पढ़ते हैं अब अपने चैप्टर को with proper line by line explanation. Okay, what is happening? चलिए, before you read, यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो गया है। ओके, तो चैप्टर शुरू होने से पहले एनी के बारे में एक थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड, एनालीज मारी एनी फ्रैंक। अच्छा, ये जो नाम है इनका, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लास्ट ईयर 2024
ठीक है। 2024 का जो HTET एग्जाम था उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या है। ठीक है, एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या है। ओके, तो एनी फ्रैंक का फुल नेम ये हमारे सामने है। तो HTET एग्जाम आप सभी को पता है, स्टेट एग्जाम है ना। तो ये एनी का फुल नेम हमारे सामने एनालिस मारी एनी फ्रैंक, जिसको हम शॉर्ट में एनी फ्रैंक कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली उनका नाम है एनालिस मारी फ्रैंक। ओके, बोर्न ऑन 12 जून 1929, फेब्रवरी और मार्च, फेब्रवरी और मार्च, दैट इज नॉट कंफर्म्ड। ओके, इन 1945 शी डाइड। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ वो 12 जून 1929 में हुआ था, और ये कंफर्म नहीं है दैट शी डाइड इन February और मार्च, दैट इज नॉट कंफर्म्ड येट। वॉज अ जर्मन बोर्न Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। World War II के दौरान, ठीक है, जब वो अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडेम में छुपी हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने ये डायरी लिखी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany। जब जर्मनी में नाजीज आ गए थे, नाजीज की पावर आ गई थी, तो उस टाइम पे क्या है, सॉरी, नाजीज पावर में आ गए थे, तो उस टाइम पे क्या था कि ये लोग एम्स्टरडेम चले गए, बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। ठीक है, तो ट्रैप हो गए क्योंकि वहां पर जो है एम्स्टरडेम में भी ये लोग पहुंच गए थे। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942। तो जुलाई 1942 में ये लोग क्या है, छिप गए थे hidden rooms in her father Otto Frank's office building। इनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में ये लोग छिप जाते हैं। और आप ये देखिए कि 1942 में ये लोग छिपे थे और 1945 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो उस बीच में 2 साल ये वहाँ पर छिपके रहे हैं, और उसके बाद इनकी डेथ के बाद वो डायरी सामने आती है, और डायरी सामने आने के बाद इनका वो सारा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। फाइन, चलिए आगे चले भाई। ओके, After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। ओके, तो 2 साल के बाद क्या है, किसी मतलब ये जो पूरा ग्रुप वहाँ पर छिपा हुआ था उसमें से किसी एक ने डिच किया, तो जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम उनका जो है ख़राब होता है, और उसके बाद एनी की जो है डेथ हो जाती है। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, तो पूरे ग्रुप में से सिर्फ एक सर्वाइवर बचता है, वो थे एनी के फादर ऑटो फ्रैंक। रिटर्न टू एम्स्टरडेम आफ्टर द वॉर एंडेड, वॉर खत्म होता है तो वो एम्स्टरडेम में वापस जाते हैं टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो वो देखने जाते हैं कि उनकी जो डायरी है वो मिल गई थी। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो उन्होंने जब वो देखा तो एक यूनिक रिकॉर्ड क्यों कहा है कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, ऐसे में वो लोग छिपे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिख रही थी। एक 13 ईयर की बच्ची, उनके दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही थी वो सारी चीज़ें वो उसमें लिख रही थी, तो वो किस कंडीशन से गो थ्रू हुए हैं, इन सब का एक लाइव अकाउंट उनके फादर को मिल जाता है। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, पब्लिश कराते हैं विद द नेम ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना बेटा। ठीक है, ओके। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages, मतलब originally it was written in Dutch language और बाद में अलग अलग लैंग्वेज में आई and became one of the world's most
वाइडली रेड बुक्स, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ी गई है ये बुक। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। ठीक है, तो ऐसे में मतलब उनकी जो डायरी थी उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, अब एक टेलीविजन पे भी हमने मतलब आप उस टाइम पे टेलीविजन पे भी इसका टेलीकास्ट हुआ है और थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी हुए हैं। ठीक है, और एक ओपेरा भी, मतलब ओपेरा भी क्या होता है, काइंड ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ अ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim। देखो, एक पर्सन जो अपनी लाइफ को जैसे तैसे निकाल गया, 2 साल, मतलब 13 ही साल में से 2 साल तो उनके वहाँ चले गए ना, उनका जो हिडन जो टाइम था। ठीक है, ऐसे में और फिर उस वहाँ से एक ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाती है कि वो सब झेल नहीं पाते हैं और एनी की डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ के बाद जब उनकी डायरी सामने आती है, लोगों को एक 13 साल की लड़की का एक लाइव अकाउंट मिलता है कि एक 13 साल की बच्ची ने क्या क्या सफ़र किया और कैसे कैसे वो सारी चीज़ें मतलब छिपना और वहाँ से अपने दोस्तोमतलब को याद करना, अपने क्लासमेट्स के बारे में लिखना, टीचर के बारे में लिखना, वो सब चीज़ें सामने आती हैं। तो लोगों को ये सब इतना मतलब जब वो पढ़ते हैं तो सब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, या आप ये कह सकते हैं कि लोग उसके लिए इतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं जानने के बारे में कि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई एक बुक का रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, और हॉलोकॉस्ट जो उस टाइम का था, उस टाइम के विक्टिम्स में से ये बहुत ही रिनाउंड अकाउंट जो है हमारे सामने आता है। तो अब शुरू करते हैं अपने डायरी को। ठीक है ना, ओके। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। डायरी में लिखना एक बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे जैसी लड़की के लिए। Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं था, क्या था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर ये बाद में किसी को मिलती भी है तो मैं या कोई और भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि एक 13 ईयर स्कूल गर्ल ने क्या ही लिखा होगा, है ना। ओ वेल, इट डजंट मैटर, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना मेरा मन है लिखने का, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, मेरा लिखने का मन है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नीड है कि मैं ये लिखूं तो मेरे मन से जो भार है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। ठीक है, थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मतलब मन का भार हल्का हो जाना। ठीक है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉट है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इससे रिलेटेबल आपका क्वेश्चन भी बनता है कि एनी ने ये बात क्यों कही थी। ओके, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, was sitting at home with my chin in my hands। पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, किससे ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा। मतलब क्या है कि आज आपका कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छी बात है, आपने उसे हर तरह की सारी बातें की, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम पेशेंस हमारा लैग कर जाता है और हम वो बातें कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन को जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं हम वहाँ पर रिवील कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कि अब मुझे तुम पे ट्रस्ट है, उसने मुझ पे ट्रस्ट किया था, उसने मुझे बताया, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मैंने तुम्हें बता दिया, और ऐसे करते ये चीज़ें निकलती चली जाती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर एनी कहती हैं कि पेपर के पास इंसान से ज़्यादा पेशेंस है। ठीक है, आई थॉट ऑफ सेइंग on one of those days when I was feeling a little
डिप्रेस्ड। मैंने ये बात कब कही, जब मैं एक थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी और मैं घर पे बैठी थी विद माई चिन इन माई हैंड्स। मतलब कहने का ये कि वो ऐसे करके बैठी हुई है, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर हो रही है और करने को कुछ है नहीं, खाली है। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सिर्फ सोच रही है कि अंदर रहूं या बाहर कहीं घूमने चली जाऊं। ठीक है, तो क्या है कि पेपर के पास इंसान से ज्यादा पेशेंस है। ये बात मैंने कही कब कही, जब मैं बोर हो रही थी, अकेली बैठी थी, समझ नहीं आ रहा था मैं रहूं या बाहर निकल जाऊं। ठीक है, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, तो फाइनली मैं जहां थी मैं वहीं रही। ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग to let anyone else read this stiff bagged notebook grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay, तो मैं वहीं रही, अंदर ही। और हाँ, पेपर के पास इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होता है। और मेरी क्या प्लानिंग थी कि मैं किसी को भी ये जो स्टिफ बैक्ड नोटबुक है, स्टिफ बैक्ड मतलब उसका जो कवर था वो काफ़ी हार्ड था, तो मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, जिसको लोग क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं, जब तक मैं कोई एक रियल फ्रेंड नहीं बना लूँ। ओके, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ठीक है, अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आती हूं जिसने मुझे प्रॉम्प्टेड किया कि मैं डायरी लिखूं। क्या था? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. ठीक है, तो मुझे और ज़्यादा क्लियरली बताने दो, क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची का कोई फ्रेंड है ही नहीं। ओके, I have loving parents and a 16-year-old sister. मेरे पास मेरे लविंग पेरेंट्स भी हैं और मेरी 16 साल की बहन भी है। 16 मतलब एनी की एज कितनी है? 13, और उनकी सिस्टर की कितनी है? 16। ठीक है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। ठीक है, आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, तो मेरा पूरा परिवार है। ठीक है, अच्छी अच्छी आंटीज हैं मेरे पास और बहुत अच्छा सा मेरा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। मतलब सिर्फ घर परिवार की बात नहीं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी क्या है कि मेरा एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। All I think about when I'm with friends is having a good time. जब मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचती हूँ तो क्या दिमाग में आता है कि हाँ, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. ठीक है, तो मतलब मैं अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ, सिर्फ एक नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो हम बात करते हैं। We don't seem to be able to get any closer, that's the problem. मतलब मैं किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रही हूँ और वही प्रॉब्लम थी। तो मतलब जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती थी, मैं फ्रेंड्स से बात करती थी, तो हम ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में बात करते थे, लेकिन एक वो होता है ना कि एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिससे आप हर तरह की बात कर सकते हैं, अपनी क्लोज थिंग्स आप डिस्क्लोज कर सकते हो, तो वो एक उस फ्रेंड की कमी थी। ओके, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो कि हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के सामने अपनी पर्सनल चीज़ों को रिवील नहीं कर सकते। इन एनी केस दैट्स हाउ थिंग्स आर। तो किसी भी तरह से मान लो, बट चीज़ें ऐसी ही थी कि फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, सब कुछ था, लेकिन जो ट्रू फ्रेंड की मुझे ज़रूरत थी वो नहीं था। अब इसमें आप सामने वाले की गलती मान लो या मेरी मान लो या मेरे नेचर की कभी मान लो, बट चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो चेंज भी नहीं हो पा रही थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसलिए मैंने क्या किया, डायरी लिखना शुरू कर दिया है। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके,
To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. मतलब इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की इमेज को एनहेंस करने के लिए जो मेरे इमेजिनेशन में है, वो मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं था कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मुझे फैक्ट्स नहीं लिखने थे कि जैसे सब लोग लिखते हैं, ठीक है, मुझे डायरी के रूप में एक फ्रेंड चाहिए था, मुझे डायरी को एक फ्रेंड बनाना था. सो एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. तो मतलब जैसे नॉर्मली लोग डायरी लिखते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लिखना था, मुझे एक फ्रेंड की तलाश थी, तो मुझे डायरी को अपना फ्रेंड बनाना था और उसका नाम उसने दिया क्या, किटी. Since no one would understand a word from my stories to Kitty if I were to plunge right in, it would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ठीक है, तो मतलब ऐसे तो मेरी मतलब मेरी स्टोरीज को कौन ही समझेगा अगर मैं सीधा ही मतलब किटी को लेकर के और लिखना शुरू कर दूंगी. तो पहले क्या है कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में एक क्या था, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना था, ठीक है, एक ब्रीफ स्केच प्रोवाइड कराना था. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे फादर जो दुनिया की सबसे प्यारे फादर थे, हर बच्चे को ये लगता है कि मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं. इन द सेम वे द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 के और मेरी मदर 25 की नहीं हो गई. ठीक है, तो it means her parent got married when his father was 36 and mother was 25. Okay, so my sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. तो मेरी सिस्टर जिसका नाम क्या था, मार्गोट, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में. और एनी का जन्म कब हुआ था, हमने पढ़ा था अभी, कब हुआ था बेटा, 1929 में. तो 3 इयर्स का गैप. ओके, तो 3 साल बड़ी थी उनकी सिस्टर एनी से. आई वॉज बोर्न ऑन 12 June 1929, yeah we did. I lived in Frankfurt until I was 4. तो जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई मैं वहीं फ्रैंकफर्ट में रही. My father emigrated to Holland in 1933. So 1933 में उनके फादर कहाँ चले गए, हॉलैंड. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो मेरी मदर का नाम क्या था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी हॉलैंड चली गई कब, सितंबर में. ओके, और मुझे और मार्गोट को, दोनों सिस्टर को भेज दिया गया एचन, जहाँ पर कौन था, हमारी ग्रैंड मदर थी, तो हमें उनके पास रहने के लिए भेज दिया गया. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. तो दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई पेरेंट के पास, सितंबर में उनकी मदर गई, दिसंबर में मार्गोट भी चली गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं कब गई, फेब्रुअरी में, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जहाँ पर मुझे टेबल पे रख दिया गया, कैसे, एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गोट. ठीक है, तो मार्गोट का बर्थडे था, तो मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में वहाँ ले जाया गया, क्योंकि मैं उससे दूर थी, तो वहाँ पर एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे लेकर जाया गया कब, फेब्रुअरी में. I started right away at the Montessori Nursery School. तो Montessori Nursery School में मैंने पढ़ना शुरू किया. I stayed there until I was 6. मैं वहीं रही कब तक, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई. At which time I started in the first form. तब मैं कब थी, मैं क्या, मैं फर्स्ट क्लास में, मतलब मैं हो चुकी थी तब तक. ओके, in the 6th form My teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. ठीक है, सो फिर जब 6th क्लास में वो आई तो उनकी टीचर थी मिसेस कुपेरस. The headmistress at the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell.
ठीक है। तो फिर जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, कौन, मिसेस कुपेरस, वो और मैं दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अलविदा बोल रहे थे, मतलब एक दूसरे से विदाई ले रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो 1941 में ग्रैंडमा जो थी एनी की, वो बीमार हो जाती हैं। तो ऐसे में वो इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं कि उनका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो फिर जो एनी का जो बर्थडे था वो सेलिब्रेशन थोड़ा फीका रह जाता है। ओके। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को नहीं पता कि मैं कितना अभी भी उनके बारे में सोचती हूँ और कितना मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intending to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो इस बार का जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था वो पिछली बार वाला जैसे फीका रह गया था, उसको भी थोड़ा सा मेकअप करने के लिए, ठीक है, मनाया गया और ग्रैंडमा के लिए अलग से एक कैंडल जो है जलाई गई। तो 4 of us are still doing well. For कौन? एनी, मार्गोट एंड their parent. And that's bring me to the present date of 20 June 1942. ठीक है, और वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और आज की डेट उन्होंने क्या दी है, 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। ओके, डियरेस्ट किटी। अब अभी तक क्या है, अभी तक उन्होंने जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब वो आती है करंट डेट पर, जो डेट उन्होंने क्या बताई है, 20 जून 1942। ठीक है। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। तो यहाँ से अब उनका, जब उन्होंने क्लास के बारे में कहती हैं तो मतलब जो उनका स्कूल डिस्क्रिप्शन जो था वो शुरू होता है, जिसके जहाँ पर वो स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में या फिर अपने क्लासमेट्स के बारे में बताएंगी। ठीक है, फाइन, ओके। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या होता है, डर से कांपना। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो पूरी क्लास डर के मारे कांप रही है। क्यों कांप रही थी कि अभी मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपस में डिस्कशन चल रहा था और सबको एक डर लग रहा था। कहाँ, पढ़ लो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। ओके। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास ने तो शर्त लगा रखी थी, मतलब एक दूसरे शर्त लग रही है, कौन प्रमोट होगा, कौन नहीं होगा, किसको आगे क्लास में भेजा जाएगा, किसको नहीं। ठीक है। GN and I laugh ourselves silly at 2 boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. तो GN और मैं, हम लोग हंस रहे हैं किस बात पर कि जो हमारे पीछे जो बॉयज बैठे हैं, CN और जैकेस, उन्होंने अपने पूरे जो हॉलीडेज हैं वो इसी बेट पे अपनी मतलब ये जो शर्त उन्होंने लगा रखी थी उसी में अपनी पूरी छुट्टियां उन्होंने निकाल दी हैं कि कौन प्रमोट होगा और कौन नहीं होगा। ओके, क्या चल रहा है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से ये चल रहा है कि तुम पास हो रहे हो, सुबह मतलब पूरा दिन उनका यही चलता था। किसके बारे में कह रही हूँ, सुबह से शाम तक, छुट्टियों में भी उनका यही चल रहा है। तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं हूँगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हूँगा, तुम हो जाओगे, तुम हो जाओगे। तो ऐसे करते करते उनकी छुट्टियाँ जो हैं ऐसे ही निकल गई हैं। इफ़ यू आस्क मी, सॉरी, इवन जी's pleading glances and my angry outburst can't calm them down। मतलब
जीएस उनसे कह रही है कि तुम चुप हो जाओ, और मैं गुस्से में फटने वाली थी, लेकिन फिर भी उनको कोई चुप नहीं करा सका। उनका यही चल रहा है, तुम पास हो जाओगे, तुम नहीं होगे, मैं हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा, ऐसे ही वो बात करते जा रहे हैं। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझसे पूछा जाए तो बहुत सारे डमीज हैं जिनको इसी क्लास में रहने देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर्स क्या है? मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स। उनको बताया है एनी ने कि अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मेरे हिसाब से आधी क्लास ऐसी है जिनको आगे भेजना ही नहीं चाहिए, इसी क्लास में रहने देना चाहिए। लेकिन टीचर्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, किसको प्रमोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं तो बिल्कुल भी वरीड नहीं थी मेरी फ्रेंड के बारे में या मेरे बारे में। विल मेक इट, हमें पक्का था कि हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। सिर्फ एक सब्जेक्ट में मुझे डर था, वो क्या था? मैथ। वो लड़कियों का एक कॉमन फेयर होता है मेरे हिसाब से। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। हम क्या कर सकते थे? वेट कर सकते थे। अब कोई भी इसको अपनी ईगो पे मत ले लेना कि मैम ने ऐसे कह दिया कि लड़कियों का कॉमन फेयर होता है। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, बीइंग अ टीचर, मोस्ट ऑफ द टाइम आई नोटिस दिस थिंग कि गर्ल्स का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है कंपैरेटिवली बॉयज, है ना। आपका मैथ्स कैसा है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अपने दिल पे मत ले लेना आप कि मैम ने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर जीनियस। किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होता, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, किसी का साइंस अच्छा नहीं होता, किसी की हिंदी अच्छी नहीं होती। और हिंदी की तो मैं आजकल क्या ही कहूँ, हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, मीन्स दे आर स्पीकिंग इट डेली, है ना। बचपन से लेके अब तक हिंदी बोलते आए हैं, लेकिन जब हिंदी लिखने की बारी आती है तो पता नहीं भाई क्या हो जाता है। एक की जगह दो मात्राएं और दो की जगह एक मात्राएं, और ये ऊ की होती है ना, ऊ की इधर की बजाय इधर घुमा देंगे और इधर की इधर, क्या ही करते हैं, है ना। ओके, लेट्स गेट बैक। Until then we keep telling each other not to lose heart। एक ही डर था बस मुझे मैथ्स का। तो जब तक वो आए तब तक हम एक दूसरे को ये कह रहे थे कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरी टीचर से अच्छी बन जाती थी। देयर आर 9 of them। नो टीचर्स थे, 7 men and 2 women। 7 मेल एंड 2 फीमेल टीचर्स थे, उनके टोटल 7 थे। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। अब वो मिस्टर कीजिंग के बारे में बताती हैं, जो उनके मैथ्स टीचर थे। वो मुझसे सदियों से नाराज है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। After several warnings, he assigned me extra homework। बहुत सारी वार्निंग्स जब उन्होंने दी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। ओके, एज अ पनिशमेंट उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स कौन होता है? चैटरबॉक्स? बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने के लिए कहा जिसका टॉपिक था अ चैटरबॉक्स। अ चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I'd worry about that later. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। एक चैटरबॉक्स के बारे में क्या लिखा जा सकता है? लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। मैंने वो टॉपिक को नोट डाउन किया और फिर क्या किया, अपने बैग में उसको रखे और मैं चुपचाप बैठ गई। That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। तो उस शाम को जब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, सारा कंप्लीट करने के बाद फिर वो जो नोट था जो एसे के बारे में था वो मेरी नज़रों के सामने आया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। अब उसके बारे में मैं सोचने लगी। हाथ में पेन है, उसकी टिप को मैं चबा रही हूँ और बैठ के सोच रही हूँ कि चैटरबॉक्स के बारे में क्या ही लिखें। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove that necessity of
टॉकिंग। मतलब क्या हो सकता था कि बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ के कुछ भी लिख के हो सकता था, लेकिन 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 मुझे क्या करना था, मुझे चैटर बॉक्स के बारे में लिखना था। मुझे कुछ ऐसा लिखना था जो चैटर बॉक्स एक उस क्वालिटी को कन्विंस कर पाए। I thought and suddenly I had an idea। मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा और फिर सडनली मुझे एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied। मतलब अब उसने इतना लिख दिया कि 3 पेजेस लिखे उसने 3 पेजेस लिखे एनी ने, और जब उन्होंने मिस्टर कीसिंग को दिया तो वो सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड एंड दैट वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मतलब वहाँ पर उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट डाल दिया कि ज़्यादा बात करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होता है, उसकी स्किल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये सब उन्होंने किया ताकि ये जो मैटर चल रहा है वो किसी तरह से कंट्रोल हो जाए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो वो ठीक है, वो सारी चीज़ें चली गई, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा होमवर्क मिलने के बाद भी मैं अपनी आदत को नहीं सुधार पाई, क्योंकि मैं उतना ही बोलती थी जितना मेरी मदर बोलती थी, उससे ज़्यादा नहीं, तो कम से कम इतना तो मेरी मदर बोलती ही थी। ठीक है, तो अब जो आपके अंदर इनहेरिटेड ट्रेट्स आ गए उनके बारे में तो आप कर ही क्या सकते हैं। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। तो वो जो उन्होंने जो एक आर्ग्यूमेंट दिया, क्या आर्ग्यूमेंट दिया, पहली बात कि वो क्या कहती हैं कि जो बोलना है, ज़्यादा बोलना है, वो एक स्टूडेंट का स्किल है। ठीक है, एंड आई होप आप तो अग्री करेंगे इस बात पे। ठीक है ना, और मतलब वो कैसे बोलते हैं, अपनी मदर के जैसे ही बोलती हैं, इतना ही बोलती हैं। और जब इनहेरिटेड ट्रेट किसी के अंदर आ जाते हैं, ये इनहेरिटेड है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या है कि जो मिस्टर कीसिंग है वो हंस पड़ते हैं ये सब चीज़ों को सुन के। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन ये सब होने के बाद फिर भी जब मैं बोलती ही रही क्लास में, तो फिर उन्होंने मुझे फिर से एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया, एंड दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल, जिसको रोका ही नहीं जा सकता, एक ऐसा चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he'd finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। मतलब उसके बारे में वो आपस में आर्ग्यू करते रहे, चलते 2 लेसन गए और 3rd में आकर के तो फाइनली उन्होंने क्या कहा कि आपका ये टॉपिक है और इस पे आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। The class roared. I had to laugh too, though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। तो पूरी क्लास जो है वो जोर से हंस पड़ी, मेरी भी हंसी आ गई। हालांकि जितनी मेरी जेनरोसिटी थी वो मैं जो चैटरबॉक्स मुझे टॉपिक मिला था उसको लिखने में दिखा चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और अब दोबारा लिखना है तो कुछ अलग लिखना होगा, कुछ ओरिजिनल लिखना होगा। क्या? माई फ्रेंड सैनी, मेरी फ्रेंड सैनी, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। तो मेरी फ्रेंड सैनी जिसने मुझे आइडिया दिया और कि वो मेरी हेल्प करेगी, मतलब उसने हेल्प ऑफर के उसने कहा कि वो वर्ड्स में लिखेंगे टिल द एंड सारा, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with his ridiculous subject, but I'd make sure that joke was on him। मिस्टर कीसिंग ने मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की थी ये टॉपिक दे करके, लेकिन मैं मेक श्योर कर रही थी कि ये जोक उन्हीं पर पड़ जाए।
I finished my poem and it was beautiful. मैंने अपनी पोएम लिखी और ये बहुत बेहतरीन बढ़िया लिखी गई. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. ये किसके बारे में थी? मदर डक और फादर स्वान के बारे में, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे जो बहुत ज़्यादा बोलते थे, जिसकी और बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से उनको इतना मारा गया कि उनकी डेथ हो गई. और ये काम किसने किया? उनके पिताजी ने. देख, लकीली मिस्टर केसिंग took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments. तो क्या है, मतलब जो पॉइंट मैंने उसमें मारा था वो पॉइंट मिस्टर केसिंग को समझ में आ जाता है, वो हंसने लग जाते हैं और अब क्या है, वो पोएम को पूरी क्लास को पढ़ के सुना रहे हैं. बीच बीच में अपने कमेंट भी ऐड कर रहे हैं. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और क्लासेस को भी उन्होंने वो पढ़ के सुनाया. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. तो तब से क्या है कि मुझे बोलना अलाउ था और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता था उस सब के लिए. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज. और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मिस्टर कीसिंग की, तो आजकल वो खुद क्या है, जोक सुनाने लगे थे. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर. ये सब कुछ जो हमने एनी के बारे में पढ़ा, ये सब उनकी डायरी में लिखा हुआ था. ओके, तो क्या क्या हमने पढ़ा? जूइश गर्ल जिसका नाम एनी फ्रैंक है, जो एक मतलब इन सर्कमस्टेंसेस में अपने घर से जब वो दूर रहते हैं, अपने फादर की जो ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ पर वो कहीं छिप कर रहते हैं फॉर 2 years. उस टाइम पे जो अपना उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी, वो उस भार को हल्का करने के लिए वो डायरी लिखना शुरू करती हैं. एंड शी नीडेड अ बेस्ट फ्रेंड इन हर लाइफ, तो शी गॉट दैट डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड और उसको वो नाम देती हैं किटी. और उसको में जब वो लिखना शुरू करती हैं, स्टार्टिंग में वो अपना फैमिली डिस्क्रिप्शन देती हैं कि मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर. ठीक है, उसके बारे में फिर वो सब कुछ बताती है अपनी फैमिली के बारे में और उसके बाद वो अपने स्कूल के बारे में बताती हैं. तो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरी. ओके, उसके बाद क्या है कि 2 साल हिडन लाइफ के बाद उनका जो है जो चेंजेस आते हैं लाइफ में, फिर उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है. और डेथ होने के बाद उनके फादर को वो डायरी मिलती है, जिस डायरी को वो पढ़ते हैं और उनको लगता है कि एक 13 साल की बच्ची ने जिन चीज़ों को गो थ्रू किया है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए. तो उसको पब्लिश कराते हैं विद द नेम ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओके, तो यहाँ से उनको एक प्रसिद्धि मिलती है, लोग उनको जानने लग जाते हैं. शी गॉट फेमस. और दैट्स इट अबाउट द चैप्टर. आई होप चैप्टर सभी को समझ में आया है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी लाइन, एनी वर्ड, एनी पैराग्राफ, एनी एपिसोड, सो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन. टिल देन कीप वॉचिंग. इसी तरह से हाँ, वन मोर थिंग, आई होप आपको वो मैसेज मिल गया हो. मैंने एक शेड्यूल रेडी कर दिया है फॉर 9, 10, 11 एंड 12. ठीक है, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इस तरह से आपको वीडियोस मिलेंगी क्लास वाइज. सैटरडे को हम लोग फ्राइडे को हम लोग स्पोकन करेंगे ऑब्वियसली, है ना. एंड सैटरडे को आई विल प्रोवाइड यू सम वर्कशीट्स. जितने भी चैप्टर हम ड्यूरिंग द वीक करेंगे, लाइक 1 चैप्टर और स्पोकन, ठीक है, जितना भी काम हम पूरा वीक में कवर करेंगे उस सब से रिलेटेबल आपको वर्कशीट्स आई विल प्रोवाइड थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप का आपको इसी नाम से मिल जाएगा, जस्ट सर्च इट. ठीक है, और उसको ज्वाइन कर लेना. वहाँ पर और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पर डालती रहती हूँ, तो वो आपके काम आएंगी. ठीक है, ऑब्वियसली बोर्ड से रिलेटेड जो हैं या CBSE की तरफ से जो भी चीज़ें आती हैं वो वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी. तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो. एंड वर्कशीट हम लोग करेंगे सैटरडे. ठीक है, संडे आपका है, जस्ट हैव फन. ठीक है, पढ़ना है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट अपना जो फ़न है, अपना जो फैमिली टाइम है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का. ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं इस बार बोर्ड में भी है. 9 एंड 11 ऑल्सो. ठीक है, 9th क्लास का तो सिलेबस ही सारा चेंज है, तो 9th क्लास के लिए तो ऑब्वियसली न्यू क्लास में आते हैं तो सारी चीज़ें नई ही होती हैं, बट इस बार बुक ही न्यू है, तो यू हैव न्यू चैलेंजेस, न्यू थिंग्स. ठीक है, सो
ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे बेस्ट, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।